हेलो स्टूडेंट्स। पिछली दो कक्षाओं में हम लोगों ने प्रोटीन के विषय में जाना। प्रोटीन पहली कक्षा में हमने देखा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किससे मिलके बने हुए हैं। दूसरे भाग में हमने देखा प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे किया गया, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है। प्रोटीन के मुख्य कार्य देखा जाए तो देखो बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपने प्रोटीन अपने शरीर के हर अंग में, हर भाग में है अवस्थित। तो इसी से इसके महत्व का अंदाजा लग जाता है। ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। मतलब आप सोचिए कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, तो हमारा शरीर कैसे चलेगा। तो हमारे शरीर की हर कार्य के लिए, चाहे वो टूट फूट हो, चाहे वो वृद्धि हो, या हमारी शरीर की क्रियाएं चलाने का कार्य हो, हर कार्य के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, कोई हमारे शरीर का कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसमें प्रोटीन का कोई ना कोई रोल ना हो। तो सबसे पहला जो कार्य है इसका शरीर का निर्माण है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे ऊतकों की प्रमुख, ऊतक क्या होते हैं बेटा? कोशिकाओं का वो समूह, पिंड जिससे मिलकर अंगों का निर्माण होता है। जैसे अस्थि के अंदर एक प्रकार के ऊतक होते हैं, मांसपेशी में दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं, रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो हर ऊतक, हर प्रकार के ऊतक में की संरचनात्मक इकाई है ये प्रोटीन। इसलिए हर सजीव कोशिका को कार्य करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वृद्धि के लिए, बड़ा होने के लिए, और जो प्रोटीन का विघटन हो गया है उसको रिप्लेस करने के लिए, वापस दूसरे प्रोटीन लगाने के लिए आवश्यक है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन के बिना हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे ईंटों के बिना भवन का निर्माण नहीं हो सकता, यहाँ पे ईंट से मेरा मतलब नहीं, पत्थर भी लगा सकते हैं। तो कोई भी इकाई तो होनी चाहिए जिससे मिलकर, जिसको मिलाकर बनेंगे, तो वो हमारी इकाई है प्रोटीन। तो शरीर निर्माण के लिए सबसे प्रमुख कार्य इसका है। दूसरा कार्य है हमारे शरीर की जितनी भी विभिन्न क्रियाएं हैं उनको बनाए रखना। हर क्रिया का तो बेटा करना भी एक चैप्टर में असंभव नहीं है, लेकिन कुछ आवश्यक क्रियाओं का मेंशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये है कि हमारे शरीर की जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, एंजाइम्स, पिछली क्लास में भी बताया था, जैसे हमारे पाचक तंत्र में पेप्सिन का मैंने आप लोगों को दिया था एग्जाम्पल। तो एंजाइम के द्वारा होती है, और ये सब क्या है? ये एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। फिर प्रोटीन हमारे हीमोग्लोबिन का भी घटक है। मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और इसी की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन है, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन वाला भाग है। तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन का भी एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हमारा अगर प्रोटीन नहीं होगा तो रक्त में हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा। तो आप समझिए कि प्रोटीन का एक कार्य है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। फिर हमारे शरीर की जितनी भी कार्य होते हैं उनमें हार्मोन का नियंत्रण होता है। अंतःस्रावी तंत्र से जो हार्मोन निकलते हैं ये हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सब भी प्रोटीन तत्व ही होते हैं, और प्रोटीन का कार्य होता है इन एंजाइम्स को, इन हार्मोन्स को बनाए रखना, इनकी क्रियाओं को बनाए रखना। तो इस तरह से ये पूरे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है प्रोटीन। फिर हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य भी प्रोटीन करते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर की प्रतिरोधी तंत्र। जैसे हमारे शरीर के अंदर बेटा आप लोगों को जैसे ध्यान होगा कि हमारे शरीर के रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं में ही के द्वारा ही एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई बाहरी
वस्तु अटैक करती है, कोई कीटाणु अटैक करता है, कोई इन्फेक्शन अटैक करता है, तो हमारे शरीर उसकी एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। जैसे आजकल क्या चल रहा है बेटा, कोरोना चल रहा है, तो जिसको भी कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उसके शरीर के अंदर बन जाती हैं। और प्लाज्मा जो कह रहे हैं ना, प्लाज्मा का डोनेशन कीजिए। प्लाज्मा क्या होता है, हमारी रक्त की प्लाविका, तो वो एंटीबॉडीज कहाँ होती है, हमारी प्लाज्मा के अंदर होती है। तो जिसको हो गया, किसी की सीवियर कंडीशन हो तो एंटीबॉडीज रेडीमेड अगर देनी हो तो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा दी जाती है। ये मैंने सिर्फ आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए एग्जाम्पल दिया है। एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है ये भी हमारे प्रोटीन की मदद से ही हो पाता है। फिर हमारी मांसपेशियों के संकुचन के लिए दो तत्व बहुत आवश्यक होते हैं, वो है मायोसिन और एक्टिन। आप सोचिए, अब हम लोग अपने शरीर की गतिविधि कैसे कर पाते हैं, मांसपेशी के संकुचन की वजह से। अगर हम अपने मांसपेशियों को मोड़ नहीं पाए, उठ नहीं कर पाए, तो हमारा शरीर जैसे खड़ा वैसे की वैसे खड़ा रह जाएगा। तो उसके संकुचन के लिए क्या जरूरी है, मायोसिन और एक्टिन। और ये दोनों चीजों का निर्माण किससे हो रहा है, प्रोटीन से हो रहा है। फिर हमारे शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर जल का संतुलन नहीं बनाए रखेंगे तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं ठप हो जाएंगी। हमारे रक्त का आयतन अगर बिल्कुल निश्चित मात्रा में नहीं होगा तो ठप हो जाएगा, उसका एक निश्चित मात्रा में तरल होना आवश्यक है। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर, हमारे ऊतकों के अंदर जल की एक निश्चित मात्रा को मेंटेन करने का कार्य भी ये प्रोटीन ही करता है। और ये बेसिकली किसके माध्यम से करता है, प्लाविका के माध्यम से। प्लाविका क्या है बेटा, रक्त का प्लाज्मा। आजकल प्लाज्मा वर्ड ज्यादा कॉमन हो रहा है कोरोना की वजह से। तो रक्त का जो तरल भाग होता है, पानी वाला हिस्सा होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और हमारे शरीर का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने का कार्य भी ये रक्त प्रोटीन की मदद से ही होता है। रक्त में जो हमारा प्रोटीन है उसी के माध्यम से, रक्त में प्रोटीन, अभी आपने एक तो ये पढ़ ही रहा, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन होता है, इसके अलावा फाइब्रिनोजन होता है, वो भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये सब प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे शरीर का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो शरीर की सभी क्रियाओं के नियमन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर शरीर का संरक्षण, जैसे आपको पहले भी बताया कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर के अंदर गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है, ये भी श्वेत रक्त कणिकाओं का होता है। ये हमारे को आक्रामक जीवों से, हमारे शरीर में कोई भी बाहरी तत्व प्रवेश करता है तो लड़ने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। तो रोगों के प्रति शारीरिक प्रतिरोध का जो अनुरक्षण होता है ये भी प्रोटीन के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके अलावा प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। वैसे तो बेटा 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कार्बोज में बताया था आपको 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी मिलती है, और वसा में 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन अगर हम प्रोटीन का प्रयोग ऊर्जा देने के लिए करने लग गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कार्बोज वगैरह का प्रयोग, कार्बोज और वसा का प्रयोग ऊर्जा के लिए करना चाहिए। प्रोटीन का कार्य निर्माण कार्य और टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य होना चाहिए। लेकिन कभी कोई इमरजेंसी होती है तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य भी कर सकता है। हालांकि ये सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोटीन का एक कार्य ये भी है कि वो ऊर्जा प्रदान कर सकता है। फिर हमारे शरीर के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का चय अपचय होता है बेटा, तो उस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ये ऊर्जा जो होती है ये हमारे शरीर के ताप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा तंतुओं के पुनर्निर्माण के लिए लगातार मैंने आपको बताया हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होती रहती है, पुराने तंतु टूट फूट जाते हैं और तुरंत उनका पुनर्निर्माण होना आवश्यक होता है। और तो और देखो सोचो बच्चों कि अपने शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जो रक्त नलिकाएं, बारीक से बारीक केशिकाएं जो होती हैं बेटा, इतनी बारीक होती है बाल की तरह, और सोचो अंदर से खोखली होती है और उसके अंदर से फिर रक्त बह रहा होता है, तो लगातार टूटती फूटती रहती है। तो उनकी रिपेयर का काम कौन करता है, बिम्बाणु करता है, प्लेटलेट्स करता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर निरंतर टूट फूट होती रहती है। पुरानी कोशिकाएं, कोई भी कार्य चलता है बेटा, जब कोई फैक्ट्री में कार्य होता है तो लगातार उसमें मेंटेनेंस का कार्य होता है, तो बिल्कुल अपने शरीर में भी ऐसे होता है।
कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है, पुरानी कोशिकाएं हो गई वो हट जाती है, उनकी जगह नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इन सब कारणों में निर्माण का कार्य तो हो रहा है ना, तो वो निर्माण कार्य कैसे होगा? प्रोटीन, तो प्रोटीन का कार्य होता है निर्माण करने का। कोई चोट लग गई तो निर्माण होगा। हमारे आंतरिक आवरण में क्षति हो गई, मतलब हमारी जैसे आंतें वगैरह है, उसमें से भोजन पास हो रहा है, तो उसकी आंतरिक त्वचा बार बार टूट फूट जाती है, फिर उसका निरंतर मरम्मत होती है। तो ये कौन कर रहा है? सारा प्रोटीन का की वजह से हो रहा है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? 120 दिन का। 120 दिन के बाद में इनका विघटन हो जाता है, इनका जीवन काल, फिर नई कोशिका बनेगी। नई कोशिका के बनने में फिर क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। इसी तरह से शल्य चिकित्सा वगैरह होती है, कोई भी किसी का उपचार होता है, ऑपरेशन वगैरह होता है, वहां भी टूट फूट होती है, उसकी रिपेयर करने के लिए, नए निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और फाइब्रिन, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे रक्त प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन भी होता है। और जब हमारे कहीं भी चोट लग जाती है, तो आपने देखा है कहीं भी अपने कट लग जाता है, थोड़ी देर बाद वहां पर थक्का सा जम जाता है, रक्त मतलब रक्त बहना बंद हो जाता है उस चोटग्रस्त स्थान पर, जहां पर सतह होती है हमारी त्वचा की, उसके ऊपर धीरे धीरे एक खुरन सा जम जाता है। पहले हल्का हल्का होता है और फिर गहरा होते हुए पक्का खुरन बन जाता है। ये सब कैसे होता है बेटा? रक्त का थक्का जमना अपने आप में एक बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे रक्त जो होता है वातावरण की हवा के संपर्क में आता है, तो उसके अंदर जो फाइब्रिनोजन होता है वो धागों में फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। और ये फाइब्रिन जो होता है जैसे धागे का जाल बन जाता है, बिल्कुल ऐसे जाल सा बना लेता है फाइब्रिन, और उसके अंदर रक्त की कणिकाएं फंस जाती हैं, और फिर धीरे धीरे ये जाल जो होता है धागों का सिकुड़ने लगता है और थक्का कड़ा होने लगता है। तो ये फाइब्रिन क्या है बेटा? तो मतलब अगर फाइब्रिन नहीं हो तो हमारा रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और रक्त निरंतर बहता जाएगा तो क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन जो होता है ये रक्तस्राव रोकने में अति आवश्यक होता है। तो प्रोटीन का ये भी कार्य होता है। अब हमारे शरीर के अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो उसका क्या प्रभाव होता है? हमारे शरीर का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि मांसपेशियों को बनाने से लेकर ऊर्जा प्रदान करने तक का कार्य प्रोटीन करता है। और कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है? सबसे पहले उसकी त्वचा, बाल और नाखून, इनसे पता चलता है बेटा कि सबसे पहला असर स्किन पर दिखाई देता है, बाल और नाखूनों पर दिखाई देता है। अगर त्वचा लाल सी होने लग जाती है और बाल बिल्कुल पतले पतले ब्रिटल टूटने फूटने वाले से फीके से हो जाते हैं, बेजान से हो जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं, ये सारी समस्याएं दर्शाती हैं कि व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है। फिर उसके अलावा व्यक्ति की मांसपेशी का ह्रास होने लगता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये अमीनो अम्ल से बना हुआ है, और ये अमीनो अम्ल जो होते हैं ये मांसपेशी के निर्माण के खंड होते हैं। और जब ये प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी, बिल्कुल पतली हो जाएंगी, कोमल सी हो जाती हैं, लचीली सी हो जाती हैं, और मसल्स का लॉस होने लगता है, व्यक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों को खतरा, हड्डियों को के निर्माण में जितना कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह से उनकी ताकत और उसको घनत्व को बनाए रखने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है तो व्यक्ति की अस्थि जो होती है वो भी भुरभुरी हो जाती हैं, मतलब टूटने फूटने लग जाती हैं, और उसका फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से, जो आपको पता है निर्माण, शरीर का निर्माण ही जब प्रोटीन कर रहा है, तो अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर का निर्माण कार्य नहीं होगा, तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और जब शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा तो उसमें हमारा मस्तिष्क भी शामिल है। तो मस्तिष्क अगर सही ढंग से विकसित नहीं हुआ तो हमारा मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। फिर हमारे ये भी देखा गया है कि कैलोरी इंटेक, लोगों को जब प्रोटीन की कमी होती है तो उनकी भूख बढ़ जाती है। क्या होता है कि प्रोटीन वाले पदार्थ जो होते हैं वो देर से पचते हैं हमारे शरीर में, और जब हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो हमारा पेट हमको भरा भरा लगता है। अगर हमारे आहार के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो हम लोगों को बार बार भूख लगेगी, और व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में खाना खाएगा। अगर उसके आहार में प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो रही तो बार बार और ज्यादा भोजन ग्रहण करता है।
तो इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों को अपना वेट रिड्यूस करना होता है उन लोगों को अपनी आहार के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए, कार्बोज की मात्रा कम रखनी चाहिए। फिर अगर प्रोटीन की कमी होगी, क्योंकि आपको पता है ये हमारे रोग प्रतिरोधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी होगी उसको बार बार कोई ना कोई संक्रमण, बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, उसका प्रतिरोधी तंत्र क्योंकि कमजोर पड़ जाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण जो है वो है फैटी लिवर की समस्या। लिवर, यकृत, मैंने आपको बताया था हमारे शरीर का सबसे बड़ा कारखाना है। कहते हैं अगर हमारे आहार के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, अक्सर शाकाहारी लोगों में प्रॉब्लम होती है बड़ी उम्र में आके, तो उनके शरीर के, उनके लिवर के अंदर वसा का जमाव आरंभ हो जाता है, उसे फैटी लिवर की समस्या कहते हैं। और इसके बाद ये फैटी लिवर अपने आप में बहुत सारे रोगों का कारण बन जाता है। तो ये सारे वो होते हैं प्रोटीन की कमी के लक्षण। अब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके जीके में भी बहुत प्रश्न आता है और ये आपके लिए जानना अति आवश्यक है कि प्रोटीन की कमी से दो बहुत गंभीर रोग हो सकते हैं व्यक्ति को अगर निरंतर उसके आहार में प्रोटीन की कमी बनी रहती है। पहला रोग है क्वाशियोकर। ये छोटे बच्चों के अंदर बहुत ही कॉमन होता है और क्वाशियोकर में जहां पर बच्चे अकाल पड़ा हुआ हो, सूखा हो, या जैसे होते हैं ना कई बार कहीं पर जब युद्ध छिड़ गया, बहुत समय तक लोगों को आहार नहीं मिल रहा, बहुत गरीबी है, लोगों को नहीं मिल पा रहा खाने के लिए, ऐसे में ही ये बेटा ये वाले रोग होते हैं। तो इसमें पहला क्वाशियोकर जो है ये छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि बच्चों की वृद्धि की अवस्था है, विकास वृद्धि की अवस्था में अगर उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो उसको ये रोग हो सकता है। इसमें लक्षण क्या है? उदासीनता। बच्चे, तुमने देखा बेटा बच्चे कितने प्रफुल्लित होते हैं, तुम उनकी तरफ देखो वो तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुम स्माइल करो वो भी स्माइल करेंगे, हर चीज में। और एनवायरमेंट में चुपचाप बस लेटा रहेगा तब भी वो वातावरण में सब चीजों को देखता है, आसपास नजर घुमाता है। ऐसे बच्चे जिनमें प्रोटीन की कमी होती है वो वातावरण के प्रति, सबकी चीजों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, अपने आप में खोए हुए लगते हैं, उनमें बार बार दस्त होते हैं, निष्क्रियता होती है, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, उनकी त्वचा के ऊपर परतें बन जाती है। जैसे आप ये देखिए, मैंने जो चित्र बना रखा है इस बच्चे के पैर की जो त्वचा है उसके अंदर आप देखेंगे तो ये परत सी बन गई है और पेट और पैरों पर सूजन आ जाती है और ऐसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा जो रोग है वो है सूखा रोग। मैंने ये चित्र इसलिए सेलेक्ट किया आप समझ सकें कि क्वाशियोकर में क्या होता है और मेरास्मस में क्या होता है। देखो, क्वाशियोकर में सूजन दिखाई दे रही है और सूखा रोग मेरास्मस के अंदर बिल्कुल सूजन नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। इसकी देखो, बच्चे की इसका जो पेट वाला हिस्सा है वो कितना सूजा हुआ लग रहा है, सॉरी, ये पेट का हिस्सा इसका इतना सूजा हुआ लग रहा है और दूसरा बालक जो है उसका पूरा शरीर कंकाल बन चुका है। सूखा रोग जो होता है बेटा ये केवल प्रोटीन नहीं, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, कार्बोज भी नहीं मिल रहे, वसा भी नहीं मिल रही, ऐसे बच्चों में सूखा रोग होता है। इसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या पीईएम के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण जो है वजन अत्यंत कम होता है, सूजन नहीं होती है, इनकी त्वचा के नीचे वसा का पूर्णतः अभाव होता है, बिल्कुल त्वचा लगेगी हड्डी से चिपकी हुई है, बीच में मांस जो अपने एक गुदगुदापन सा महसूस होता है ना त्वचा के नीचे, ये इन बच्चों में नहीं होता है। और इनकी आंत मार्ग में बार बार संक्रमण होता रहता है, इसकी वजह से इनमें निर्जलीकरण की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, मतलब इनके शरीर के अंदर जल की बहुत कमी हो जाती है, इनकी त्वचा कांतिहीन और झुर्रीदार हो जाती है, इनकी मांसपेशी का क्षय होता है, मतलब बिल्कुल मांसपेशी ना के बराबर दिख रही है, हाथ पैर बिल्कुल सूखे और कमजोर होते हैं। ये दो रोग विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखने हैं और यहीं पर हमारा बेटा ये चैप्टर
समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर वसा के ऊपर करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह वीडियो देखिए, तीनों भाग देखिए। उसके बाद इसका जो पीडीएफ मैं भेज रही हूँ वो पीडीएफ देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई समस्या हो मुझसे पूछिए, और अंत में जब मैं आपको प्रश्न दूंगी उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया है। अपनी कॉपी के अंदर आंसर लिखिएगा और उसकी फोटो खींचकर आप मुझे भेज दीजिएगा। वीडियो बेटा जब भी देखो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे नया वीडियो जब मैं डालूंगी आपको तुरंत पता चल जाएगा। पहला काम। दूसरा, आप लोग वीडियो देखने के बाद नीचे चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम, क्लास मेंशन कर दीजिए, जिससे मैं आपकी उपस्थिति दर्ज कर सकूं। ओके बच्चों, बाय।